नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हाई कोर्ट की आगामी परीक्षा के लिए हम लगातार क्विज के वीडियोस आपको दे रहे हैं और आज के वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नों से। अगर आप हमारे इस पेड क्विज वाले चैनल से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ निरंतर प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप जुड़ सकते हैं। ढेर सारे प्रश्न यहाँ आपको दिए जाएंगे और अंतिम समय रिवीजन के उद्देश्य से, प्रैक्टिस के उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए। पूछा गया है, यहाँ आप देख रहे हैं, पूछा गया कि चोल राज्य का राज चिन्ह क्या था। चोल, चेर, पांड्य दक्षिण के थे, चोल उसमें सबसे शक्तिशाली थे। तो इनका राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था, शेर था, कुत्ता था या इसमें से कोई नहीं था? तो देखिए, चोल जो थे इनका राजकीय चिन्ह कौन सा था? बाघ था, यानी टाइगर। ध्यान दीजिएगा, लायन नहीं है और काऊ भी यहाँ दिया हुआ है तो वो सब नहीं है, ये बाघ होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये पूछा गया है कि संगम युग का महाकाव्य है मणिमेखलय और इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इलंगो आदिगल ने इसको लिखा है या सीतलय सत्यनार के द्वारा लिखा है या तिरुवल्लूर के द्वारा इसको लिखा गया है या तोला मोली के द्वारा लिखा गया है। ये सारे जो हैं ये मूर्धन्य लेखक और कवि हैं। सेकेंड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सीतलय सत्यनार। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको हमने चुना। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। पांड्य राज्य, अभी चोल, चेर, पांड्य का उल्लेख हुआ था, तो जो पांड्य राज्य है उसकी राजधानी थी, क्या राजधानी थी आप बताइए? मदुरै थी, उरैयूर थी, पुहार थी या फिर तोंडी थी? थर्ड क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए हो जाएगा, मदुरै। नेक्स्ट, चौथे क्वेश्चन में, और चौथा नहीं है असल में, इसके बाद ये पांचवा आ गया है। तो पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी कौन था? संगम काल में जो चोल शासक हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था? ये करिकाल था, पुहार था या फिर दंतिदुर्ग था या फिर शेवियन था? इसमें जो नाम दिया है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करिकाल। करिकाल जो कि सबका काल बन गया था और ये बहुत ज़्यादा प्रतापी था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 को देखें। प्राचीन तमिल प्रदेश में उपजाऊ कृषि भूमि भूभाग की संज्ञा, मतलब जो उपजाऊ कृषि भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था? उसको पालय कहा जाता था, मरुदम कहा जाता था या मुल्लय या फिर नेतदल? इसमें जो शब्द दिए हैं उन्हें आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहाँ पे। और करेक्ट आंसर क्या होगा? मरुदम उसको कहा जाता था। ये जो कृषि योग्य जमीन होती थी और सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती थी, इसको मरुदम कहते थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखिए। देश में सर्वाधिक नगरों की संख्या किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखिए। पूछा गया, यहाँ पे है ये 8वां प्रश्न, पूछा जा रहा है कि जीवाणु, एक्टिनोमाइसीज और कवक को क्या कहा जाता है? इन्हें हम क्या कहते हैं? अब घटक कहते हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं या फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या इसमें से कोई नहीं? तो ये किस श्रेणी में आते हैं? हमारी जो फूड चेन है उसके अंदर। देखिए, जीवाणु और कवक जो होते हैं ना, ये मेनली जो अपर्द होते हैं यानी डेट्राइटस फूड चेन होती है उसमें शुरुआत करते हैं। अपर्दों पर ये अपना एंजाइम रिलीज करते हैं और वहाँ से अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका जो अपघटन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? डिकम्पोजर हो जाएगा। इसके बाद 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक पारितंत्र में शैवाल का क्या स्थान होता है, मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आता है? पारितंत्र में हर जीव की अपनी जगह है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, उत्पादक की श्रेणी में आता है, अपघटक होता है या फिर शाकाहारी होता है? ये क्या होता है? और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, ये उत्पादक होता है। पारितंत्र में शैवाल की भूमिका क्या होती है? उत्पादक की होती है। जो जलीय पारितंत्र होता है वहाँ पे आप देखते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स, नीलहरित शैवाल, ये सब क्या है? ये भोजन उपलब्ध कराने का काम करते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। 10वां क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि एक से अधिक जातियों का समूह जो कि किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है, जैव समुदाय कहा जाता है, जैव तंत्र कहा जाता है या फिर जैव समुच्चय कहा जाता है? मतलब इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर ऑर्गेनिक एग्रीगेट? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा बी वाला, इसे जैव समुदाय कहते हैं। ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है, एक से ज़्यादा जातियाँ इसमें पाई जाती हैं। शूकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये जो बैटल है ये कब लड़ा गया था? महत्वपूर्ण युद्धों की तारीख और किसके बीच में हुआ था, क्या नतीजा था, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 11वें क्वेश्चन को देखिए और बताइए।
ये 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया था। ठीक है, 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 अक्टूबर 1724। और ये मुबारिज खां और चिनकिलिज खां के बीच में हुआ था। युद्ध का नतीजा क्या था जरा बताइए, कौन जीता था और कौन हारा था? इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखिए। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में होती है अलीनगर की संधि। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये वाली संधि जो है वो किसके समय में हुई थी और किसके बीच में हुई थी। तो अब यहाँ समय तो पूछ लिया गया है, लेकिन किसके बीच में हुई थी ये दिया है, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे। फिलहाल डेट बताइए, ये संधि जो अलीनगर वाली है कब होती है? 9 फरवरी 1757 को होती है, 2 जनवरी को होती है, 17 अक्टूबर को होती है। इसमें कोई भी सही नहीं है, ऐसा भी दे रखा है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है, 9 फरवरी 1757। इसके बाद नेक्स्ट सांगड़ी प्रथा। ये जो सांगड़ी प्रथा है, सांगड़ी सिस्टम है, ये किसको कहा जाता था, मतलब किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? ये बधुआ मजदूरी से जुड़ा था, स्थायी बंदोबस्त यानी जो परमानेंट सेटलमेंट है उससे जुड़ा था, या जो इंडिगो कल्टीवेशन की जाती थी उसमें कोई ऐसा टर्म था, या इसमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बधुआ मजदूरी से यानी जो बॉन्डेड लेबर होता है उस ट्रेडिशन से संबंधित प्रथा थी और काफ़ी ज़्यादा निंदनीय थी। इसके बाद 14वें क्वेश्चन में पूछा गया कि मदद-ए-माश क्या होता था, मतलब ये ज़मीन होती थी कि कोई चीज़ है, मतलब शब्द का अर्थ असल में आपसे पूछा जा रहा है। तो धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानित ज़मीन होती थी, या किसानों द्वारा अंगूठा कटाई होती थी, किसानों का अंगूठा भी काट लिया जाता था, जबरन नील की खेती करवाई जाती थी, उसको मदद-ए-माश कहा जाता था, या मुफ्त का इलाज होता था, ये फ्री ट्रीटमेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ए हो जाएगा। ये जो है ये जितने भी धार्मिक कार्य होते थे उनके लिए सब्सिडी पर दी हुई ज़मीन होती थी, अनुदानित ज़मीन होती थी। इसका जो ए वाला ऑप्शन है उसको चुना। इसके बाद देखें आगे, अच्छा इसकी बत्ती भी जला लीजिए। देखिए ये भूमि जो है ना ये टैक्स फ्री होती थी। धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई ज़्यादातर ज़मीनें जो है वो कर मुक्त होती थी। इसके बाद 15वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि शिवाजी की जो लगान व्यवस्था थी वो किस चीज़ पर आधारित थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था का वो रूप थी, या महालवाड़ी थी, या फिर परमानेंट सेटलमेंट था? असल में उसका स्वरूप क्या था? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? रैयतवाड़ी। वो जो इसकी मतलब शिवाजी के प्रशासन की लगान व्यवस्था थी ये रैयतवाड़ी पर आधारित थी। इसमें से ए वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डज नॉट रिफ्लेक्ट गांधीयन डॉक्ट्राइन? ज़्यादातर जो है वो तो गांधीयन डॉक्ट्राइन यानी गांधीवादी सिद्धांत को ही दिखाते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा नीति निदेशक सिद्धांत है जो कि गांधीवादी अवधारणा पर आधारित नहीं है? तो इसमें अगर आप देखें तो जो कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देना ये सही बात है, मतलब गांधीवादी ही है। कृषि और पशुपालन संगठन इत्यादि और ग्राम पंचायतों की स्थापना, लेकिन जो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने की बात कही गई है ये वाला गांधीवादी जो डॉक्ट्राइन है, सिद्धांत है, उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, और इसलिए हम इसके बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। अगले को देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की सुरक्षा वर्णित की गई है? ये कौन सा आर्टिकल है? 48 है, 48A है, या फिर 49 है, या फिर 50 है? 17 करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बी हो जाएगा, 48A है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जो राज्य है वो संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण करेगा? मतलब कुल मिलाकर संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान ये कहाँ पर दिखाई देता है? आर्टिकल 42 में दिखाई देता है, 43 में दिखाई देता है, या फिर कहाँ पर दिखाई देता है? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। यह 18वां प्रश्न आप देख रहे थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सी हो जाएगा, आर्टिकल 44। अगले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ओथ एंड इट्स फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट? ये आर्टिकल आपको बताना है, मतलब राष्ट्रपति की शपथ और उसके प्रारूप के बारे में प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये 60वां अनुच्छेद है, इसे हमने चुना। इसके बाद 20वें में देखिए। 20वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है अधिकतम कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के, मतलब उसका अनुमोदन नहीं किया गया तो वो प्रभावी रह सकता है? वो दिन की अवधि आपको बतानी है। तो इसमें आप देखें विकल्प दिया है 6 सप्ताह 6 हफ्ते का दिया है, 7 सप्ताह 7 हफ्ते का दिया है। इसका 6 हो जाएगा, मतलब 6 सप्ताह ये वाला। सप्ताह और हफ्ता एक ही होता है और वीक जो है उसकी अंग्रेजी है, तो कुल मिलाकर यहाँ हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ था। इसका ए वाला ऑप्शन होगा। 6 महीने के लिए, माफ़ कीजिए 6 हफ्ते के लिए वो वैलिड रहता है। अगर उसका अनुमोदन नहीं हुआ है तो इसमें से ए वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद अगले को देखते हैं। 21वें में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, यानी फोल्डेड माउंटेन नहीं है, एटलस नहीं है, सतपुड़ा नहीं है, एंडीज नहीं है, या फिर यूरॉल नहीं है। इसमें आप देखकर बताइए। 21 करेक्ट आंसर क्या होगा? सतपुड़ा। ये जो है ना ये वलित पर्वत नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 इसमें कहा जा रहा है कि होम्योपैथिक दवा है, इसका नाम है एम्ब्राग्रीसिया
और इसको किस जीव से तैयार किया जाता है? तो अब इसमें जो विकल्प है उन्हें देख लीजिए। ये छिपकली है, व्हेल है, केकड़ा है और मुर्गी है। करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हेल से इसको तैयार किया जाता है। इसके बाद 23वें क्वेश्चन को देखिए, कौन सी दवा ऐसी है जिसको कि चींटी से तैयार किया जाता है, मतलब चींटी से बनाया जाता है? तो इसमें आप देखकर बताएं। चींटी में फार्मिक एसिड होता है, आप जानते हैं, तो उससे आराम से आप गेस कर सकते थे, फार्मिका रूफा। चींटी को फार्मिका कहा जाता है और इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्विज के कुछ प्रश्नों को हल किया है और ऐसे ही अच्छे प्रश्नों का अगर आप निरंतर अभ्यास करना चाहते हैं एक बड़ी तादाद में और अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे इस पेड क्विज वाले चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।